मौत, कई घायल। हादसे के बाद 33 ट्रेनें रद्द, कई रूट्स में किया बदलाव। रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, बनासकांठा में किया रोड शो। अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद करेंगे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। एमपी चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। सीएम शिवराज बुधनी सीट से करेंगे नॉमिनेशन। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल भी अब जाने वाले हैं जेल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 6 नवंबर तक जमा कर सकेंगे फॉर्म। प्रत्याशियों को 9 नवंबर तक नाम वापस लेने का मिलेगा मौका। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। मेड़ता के मोयल टॉकीज के पास नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स में आग लगने का मामला सामने आया, जिसमें रेडीमेड कपड़ों की दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जहां हाल ही में दीपावली के त्योहार को देखते हुए दुकान में लाखों रुपए का सामान भरा गया था। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पिछले कई दिनों से आमेर विधानसभा क्षेत्र में मंडल और बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ सभा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आमेर में बीजेपी की बड़ी ऐतिहासिक जीत का आह्वान करा है। साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और बीजेपी संगठन की मजबूती को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया और मजबूती से मैदान में डटे रहने का मंत्र दिया। इसके बाद सतीश पूनिया अपने आमेर विधानसभा क्षेत्र के समाज 11 में सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित हुए। अनूपगढ़ में भगवान श्री राम के उपदेशों को उजागर करने के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने 5 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ 2 नवंबर से किया जाएगा, जो 6 नवंबर तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होगी। कथा का वाचन दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य विश्वविख्यात कथा व्यास साध्वी सुश्री सची भारती जी द्वारा किया जाएगा। इस दौरान सभी शहर वासियों को कथा में आने का निमंत्रण दिया गया। साथ ही संध्या फेरी में विशेष रूप में मथुरा दास, रामलाल पूनिया, मास्टर ताराचंद, रणवीर कुमार सहित कई लोग शामिल रहे। समाजसेवी AKYS की मीटिंग का आयोजन व्यापार मंडल अनूपगढ़ में किया गया, जिसमें सभी प्रमुख सेवकों ने भाग लिया। AKYS के प्रमुख संरक्षक सुप्रीमो अशकर अली चुमर ने कार्यकारिणी की घोषणा की। अशकर अली ने बताया कि व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहित छाबड़ा को AKYS का संरक्षक मनोनीत किया। संतोख सिंह को प्रदेश सचिव और राहुल सिंह को अनूपगढ़ जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मोहित छाबड़ा ने बताया कि समाज सेवा की यह मुहिम AKYS द्वारा चलाई जा रही है। इसमें अपना पूरा सहयोग अशकर अली और AKYS को दूंगा। साथ ही राष्ट्रीय सचिव दीप सिंह शेरदिल ने गुरजंट सिंह को अनूपगढ़ विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया। मनी बराड़ को उपाध्यक्ष और विधानसभा सचिव बबलू रातोका को बनाया। इस मौके पर प्रदेश सचिव संतोख सिंह ने बताया कि AKYS का प्रमुख कार्य सेवा करना है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सवाई माधोपुर जिले के अजनोटी गांव में तेज रफ्तार पिकअप चुनाव प्रचार कर रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के काफिले में घुस गई, जिससे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सुरक्षा में तैनात CRPF के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
घायल जवानों का उपचार जारी है। घटना के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिला अस्पताल पहुंचे और हादसे में घायल सीआरपीएफ जवानों की कुशल क्षेम पूछी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि वे अपने समर्थकों के साथ अजनोटी गांव में ग्रामीण कार्यालय के बाहर खड़े थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार पिकअप आई और उनके काफिले की 2 कारों को क्षतिग्रस्त किया। हादसे में सीआरपीएफ जवान संदीप कुमार व अजय कुमार भदौरिया घायल हो गए। वहीं सुरवाल थाना पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया। दरअसल में ये चुनाव आयोग ने लगाए सुरक्षा की दृष्टि से, और हम वहाँ जो ग्रामीण कार्यालय वहाँ खड़े थे, सब साइड लगा के एक पिकअप आई तेज गति से और वो टक्कर मारती 2 गाड़ी तो उन्होंने ध्वस्त कर दी और ये 2 जवान घायल हो गए। शायद जो जैसा कार्यकर्ता बता रहे हैं, पिकअप वाले ने कोई शराब पी रखी थी। आप आम तौर पे जानते हो बड़ी तेज़ स्पीड से पिकअप चलती है, पिकअप से ही ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सीन है कि जवान घायल हुए जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए थे। टोंक में सचिन पायलट को आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी। आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया मौजूद रहे। साथ ही पायलट को बाहरी प्रत्याशी बताकर नाराजगी जताई। इस दौरान नवतेज टीवी ने मुन्ना केसरी से की खास बातचीत। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की बिसात बज चुकी है और कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी इस बार टोंक में प्रत्याशी उतारेगी। वहीं टोंक में चुनाव से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सेंधमारी हुई है। लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे। देखिए सर, आज का आयोजन हुआ, किस तरीके का आयोजन रहा? बहुत अच्छा आयोजन हुआ और लोगों में एक बदलाव की लहर है, इसलिए कि उब चुके लोग पुरानी पार्टी से तो नई पार्टी के अंदर मिलान करा। आज किस तरह का आयोजन हुआ, कितने लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं? भाई आम आदमी पार्टी में उजाले में जो शामिल होना चाहते थे, एकदम जो पार्टी यहाँ की स्थायी बनी हुई है, हमें ऐसा लगता है कि लाइट उन्होंने बंद करवा दी, जिसकी वजह से लोगों ने अंधेरे में ही अपने नाम देना शुरू करे और उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी। देखिए, आप कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, किस तरीके की नाराजगी है जो आज आम आदमी का दामन थामने की जरूरत पड़ी? हमारी नाराज़गी यही है कि यहाँ टोंक के स्थायी को मौका दिया जाता। बरसों से हम कोशिश कर रहे हैं। मेरी खुद की ज़िंदगी लगभग 66 साल का हूँ और मैंने 27-28 साल की उम्र से कोशिश शुरू की। लगभग 7 दफ़ा दिल्ली गए। राजीव जी के ज़माने से, राजीव गांधी जी के ज़माने से और अभी जो चल रहा है ज़माना, इस तक हमने ट्राई करी। बहरहाल 3 इलेक्शन जीता हुआ हूँ मैं, 2 नगर परिषद टोंक, 1 जिला योजना समिति जीता हुआ हूँ। देखिए, बात करें कि कई बार मेरी बात ख़त्म नहीं हुई, उसके बावजूद पार्टी ने कभी मौका नहीं दिया मुझे, न मेरे वतन के नौजवानों को, न मेरे वतन के 50 साल से ऊपर बुजुर्गों को। तो हमें पार्टी से दूर होने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ा कि जो पार्टी हमें कितनी ज़िंदगी है उसको पूरी कर दी लगभग। अब नई जो पीढ़ी है उसके लिए हमें संघर्ष करना ज़रूरी। बोलिए। देखिए, बात करें अगर क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनवाई तो जब होती है ना, जब कान करीब होते हैं हमारे विधायक के, उसके कान तक तो पहुंचने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो हम कैसे सुनवाई करेंगे? सुनाएंगे वो क्या सुनेंगे? 5 साल में अब आना शुरू हुए हैं, जो कि भारे के हैं, इसीलिए हम यहाँ का कार्यकर्ता चाहते हैं। मेरे ख्याल से डिस्टर्ब हो रहा है।
कार्यकर्ता बिल्कुल ये थे हमारे साथ केसरी जी, जिनका कहना है कि हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है और अच्छा मतों के साथ विजय होगी। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी टॉक। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूरजगढ़ क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के पिलोद चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान 3 गाड़ियों से भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई। सूरजगढ़ पुलिस, इनकम टैक्स और एफएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया है। सूरजगढ़ थाना अधिकारी भजना राम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिलोद चेक पर नाकाबंदी के दौरान 3 लोगों से 18 लाख से ज्यादा की नकदी जब्त की है। फिलहाल पुलिस उक्त राशि के संबंध में तीनों से पूछताछ कर रही है। आज पिलोद नाके पे इनकम टैक्स, एफएसटी टीम व मेरे द्वारा नाका लगाई की कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान यशवीर पुत्र जिलेश सिंह, जाति जाट, उम्र 39 साल, भिवानी के रहने वाले हैं, जिनके पास 11 लाख रुपए मिले हैं। दूसरा व्यक्ति है सतीश पुत्र छाजूराम, जाति माड़ी, ये भी नई दिल्ली के रहने वाले हैं, इनके पास 6,53,700 रुपये मिले हैं। एक है सुभाष सिंह पुत्र धर्मपाल, जाति धानक, उम्र 38 साल, नातुकाबास भिवानी। सर कहाँ से आए थे और किस साइड जा रहे थे? इसके पास 1,40,000 रुपये मिले हैं। ये सभी हरियाणा से आए हैं और झुंझुनू साइड में जा रहे हैं। बीकानेर के सदर थाना क्षेत्र में हनुमान हत्या क्षेत्र में प्रेस के पास पोल में लगी आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही सिरोही पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसके तहत पुलिस की नाकाबंदी लगातार जारी है। इसी कड़ी में सिरोही जिले की मंडार पुलिस ने अवैध शराब परिवहन पर अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने राजस्थान गुजरात की सरहद पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेलर के ऊपर रखे 2 कंटेनरों से लगभग 1,698 कार्टून पंजाब एवं हरियाणा निर्मित अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ आंकी गई है। फिलहाल पुलिस ने अवैध शराब के साथ ट्रेलर सहित 2 कंटेनरों को जब्त कर एक आरोपी को भी दस्तयाब किया है। इसका भाई लफड़ा होगा था, बोल शेरना के भारतीय जनता युवा मोर्चा राहुल सहारण के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सुखाड़िया सर्किल स्थित भारत माता चौक पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला फूंका। मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की जांच अभद्र टिप्पणी करने और युवाओं के भविष्य के साथ किए गए खिलवाड़ पर आक्रोश जाहिर किया। साथ ही कांग्रेस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और कहा कि ईडी द्वारा युवाओं के हित में पेपर लीक घटनाओं की जांच करने से युवाओं में उत्साह का वातावरण है। ईडी द्वारा की जा रही जांच से सच्चाई सामने आने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वैभव गहलोत तथा कांग्रेस नेता डरे हुए हैं, बयानबाजी करके अपनी हताशा जाहिर कर रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर नाहरगढ़ के सरपंच सोसर देवी ने महिला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सोसर बाई ने कहा कि हम किसान महिलाएं अपनी खेती बाड़ी छोड़कर आए हैं, अब तो चंद्रभान सिंह आकिया को एक बार फिर विधानसभा में पहुंचाकर ही दम लेंगे। जिस पर आकिया ने कहा कि क्षेत्र के लोगों का जो स्नेह और आशीर्वाद मिला उसका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास से कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। हमारी विधानसभा में हमारा एमएलए साहब चंद्रभान सिंह आकिया साहब सावे जो आप यो टिकट मत काट, जो हमारी आवाज ने पहचान, जो नारी शक्ति ने पहचान, जो ये शक्ति इतनी आई जिमुशियार गुणा शक्ति है।
ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। जिस प्रकार का 10 साल में मैंने इन बहनों के साथ काम किया है, इस प्रकार का बहनें काफ़ी दिन से बात कर रही थी कि एमएलए साहब एक बार आपसे मिलना है, बातचीत करनी है। मैंने कहा एक सम्मेलन रख लें। सम्मेलन के द्वारा आज हज़ारों की तादाद में यहाँ जो मेरी बहनें आई है, बहनें एक छोटे भाई को जो रक्षा सूत्र है, रक्षा सूत्र का आशीर्वाद देने आई है और इस रक्षा सूत्र का लास्ट तक साथ देगी। इस प्रकार का बहनों ने संकल्प लिया है और मैं सोच सकता हूँ इस संकल्प में बहनों के बलबूते पर ये जो 2023 का चुनाव है, इन बहनों के आशीर्वाद से, छोटी बहनों के आशीर्वाद से, बड़ी बहनों के आशीर्वाद से मैं ये चुनाव हज़ारों की तादाद में जीतूंगा। और मेरी जिस प्रकार का इनका स्नेह और प्यार है, प्रेम है, तो इन बहनों के प्रेम के कारण मैं इस चुनाव को जीतूंगा। बादसूर विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो कि 6 नवंबर तक रहेगी, जिसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है, जिसको लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 5 लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति है। रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम राहुल सैनी ने बताया कि चुनाव के लिए प्रत्याशी एसडीएम कार्यालय में जाकर नामांकन करवा सकेंगे। यदि इस दौरान किसी भी तरह की कोई नारेबाजी या फिर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। 6 नवंबर तक नामांकन के बाद फार्मों की जांच होगी और 9 नवंबर तक नाम वापस होगी और उसी दिन नाम फाइनल हो जाएंगे। से 30 अक्टूबर से नोटिफिकेशन जारी हो गया है और हमने नोटिस निकाल दिया है और इसके बाद में 30 तारीख से 6 नवंबर तक नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए जा सकते हैं और इसका टाइमिंग रहेगा 11 बजे सुबह से 3 बजे तक। इन 4 घंटों में कोई भी प्रत्याशी आकर अपना नॉमिनेशन पेपर यहाँ फाइल कर सकते हैं और विधिवत तरीके से अपने आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद 7 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 9 तारीख लास्ट डेट है विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन की। कोई भी कैंडिडेट अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो 9 तारीख तक कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बैलेट पेपर्स छपवा कर अपनी आगे की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हमने हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी बैठक ली थी और उनको सबको हमने सारी चीज़ डिटेल में बता दी है, तो कैंडिडेट्स की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की इसके बारे में ब्रीफिंग। मान द वैल्यू फाउंडेशन की ओर से विधानसभा चुनाव में राजनीतिक महिलाओं के मुद्दे घोषणा पत्र में शामिल हों, इसको लेकर एक 12 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया। एक निजी होटल में फाउंडेशन की ओर से राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मान द वैल्यू फाउंडेशन की फाउंडर मनीषा सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं और कॉलेज गर्ल्स से प्राप्त सुझावों पर मांग पत्र तैयार किया गया। यह चुनावी मांग पत्र राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपा गया। इस मांग पत्र के जरिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया है कि महिलाओं के इन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। सरोजिनी नायडू जी ने और बेगम शाहनवाज जी ने ब्रिटिश पीएम को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर के ये मांग की कि भारत में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व संसद में दिया जाए, क्योंकि 1931 की मैं बात आपको बता रही हूँ। 1920 के अंदर अमेरिका में विमेन को पहली बार वोटिंग राइट मिला। अमेरिका लगभग 1776 के आसपास आज़ाद हुआ था, लेकिन महिलाओं को वोटिंग राइट्स देने में उनको भी 150 साल लग गए। तो सरोजिनी नायडू और बेगम शाहनवाज जी ने ब्रिटिश पीएम को पत्र लिखा और उनसे ये मांग की कि हमें भी यहाँ राजनीति में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। धीरे धीरे करके काफ़ी प्रयास किए गए और 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसके माध्यम से पंचायत स्तर पे एंड अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं को आरक्षण का फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, एक गलती उन्होंने सबसे बड़ी ये करी क्योंकि उनकी मंशा भी थी बिल पास कराने की, तो उन्होंने राज्यसभा में बिल रखा और उन्हीं के गठबंधन के नेताओं ने संसद में खूब जमकर हंगामा किया और इस बिल को पास नहीं होने दिया। लोकसभा राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया है। हालांकि 2029 तक इसे लागू किया जाएगा, लेकिन उन्हीं कई चीज़ों को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में मान द फाउंडेशन की मनीषा सिंह कुछ अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं के साथ में कुछ मुद्दे उन्होंने तैयार किए हैं जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, महिलाओं की प्रगति को लेकर है। जानेंगे उन्हीं से मैम क्या कुछ वो मुद्दे हैं जो आप लोगों ने सब ने मिलकर जो तैयार करें, जो आप चाहते हैं कि आने वाली सरकार उनको शामिल करे अपने अपने मैनिफेस्टो में। जी,
मैं मनीषा सिंह। हर बार की तरह मान द वैल्यू फाउंडेशन ने एक चुनावी मांग पत्र तैयार किया है, जिसमें 12 सूत्री मुद्दे हमने रखे हैं, जो कि हर बार की तरह 1000 महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में हमने बात की, उनसे बातचीत की, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जुड़कर हमने जो तैयार किया जो है कि बालिका शिक्षा पे हमने जोर देने की बात कही है। वहीं पे महिला सुरक्षा जो कि बहुत ज़रूरी है, राजस्थान में अभी असुरक्षा के मामले पे नंबर 1 पे है, और साथ साथ में हेल्थ और हाइजीन पे बात की है, और साथ में सबसे बड़ा मुद्दा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो उन्हीं के बातों को करते हुए हमने ये 12 मुद्दे लिखे हैं, जो कि बालिका शिक्षा पर जोर है, सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है, और महिला और बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर, उनके प्रोत्साहन को लेकर, और कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, और जो कुरीतियाँ हैं, सबसे बड़ी बात जो हमारे बाल विवाह, दहेज प्रथा है, उनको ख़त्म करने के ऊपर काम किया जाए। तो जो हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो हमारी ये 12 सूत्री मांगे हैं, इनको अपने घोषणा पत्र में शामिल करें और उन पे आगे आने वाली सरकार उन पर कार्य करे। ये थी हमारे साथ मनीषा सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है जो तमाम मुद्दे अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं, बालिकाओं के साथ में मिलकर इन्होंने डिसाइड करे हैं, उनमें बालिका शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और जो कुरीतियाँ जो समाज में है उन्हें ख़त्म किया जाए, और तमाम इन 12 पॉइंट्स को हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे, ताकि महिलाओं को ना सिर्फ सुरक्षा मिले बल्कि उनकी और भी ज़्यादा प्रगति हो सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश मीडिया सेंटर में विधि विभाग सदस्यों द्वारा लिखित विधि चुनाव निर्देशिका पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नारायण पंचारिया, वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत, मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ सहित विभाग के सभी सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीपी जोशी ने कहा कि यह हमारे प्रत्याशियों के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी। चुनाव आयोग और आचार संहिता के सभी नियमों को प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम होगा, साथ ही यह पुस्तक श्रेष्ठ रूप से करेगी। और चुनाव आयोग की सारी बातों को नीचे तक पहुंचाना और आचार संहिता का पालन और उससे जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं, सारी शर्तें, सारी पालनाएं हमारे कार्यकर्ता, प्रत्याशी भी और बाकी लोग भी इसकी पूरी पालना करें। इसके लिए पूरी चुनाव निर्देशिका की एक पुस्तिका आपने तैयार की है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पार्टी और कार्यकर्ता आचार संहिता का हमेशा से पालना करती है और नीचे तक इस दिशा में पार्टी ने और हमारी लीगल सेल ने एक बहुत अच्छी पुस्तिका का निर्माण किया है, जो नीचे तक हमारे विधानसभा तक पहुंचेगी। और चूंकि ये लीगल सेल न सिर्फ प्रदेश में बल्कि सारे जिलों में और विधानसभा स्तर पर भी ठीक से उसकी पालना हो, नियमों का अनुरूप चले, कार्यकर्ता, प्रत्याशी भी। इस नाते सारी व्यवस्था इस टोली ने की है। मैं अपनी ओर से पूरी टोली को बहुत बधाई और शुभकामना, धन्यवाद। इसमें जो चुनाव से पूर्व आचार संहिता के बाद जो भी तैयारियां होती हैं सरकार के द्वारा, जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा किसी भी आचार संहिता को उल्लंघन ना हो, और जो भी बूथ से लगा करके ऊपर प्रदेश स्तर तक जितनी भी जो लीगली टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आम आदमी नहीं समझ सकता, उसको सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है उसमें हिंदी में, उसमें जिससे कि एक आम आदमी समझ सके कि उसको चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उसके यहाँ जो भी कार्यकर्ता उसको समझ में। पूरे प्रदेश में नीचे से लेकर ऊपर तक इस पुस्तिका को हमने दिया है, और ये बहुत ही सरल तरीके से लिखी गई है और सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावपूर्ण तरीके। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी मिलते ब्रेक के बाद।
विधायक बिल्कुल ही नहीं आता है यहाँ, कोई नहीं सुनता है यहाँ को। बीजेपी कांग्रेस पक्षपात करते हैं। जहाँ बीजेपी को कई बार बोल दिया हम, कोई सुविधा नहीं है, बलिदानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। मोदी जी के, मैं खुद मोदी जी को वोट दे दूंगा। अनपढ़ प्रधानमंत्री, वो स्वयं अनपढ़ प्रधानमंत्री, पढ़े लिखे लोगों की क्या अंग्रेजी में कौन सा स्पीच है? आप मुझे ये बताएं कि वहाँ उन्होंने अंग्रेजी में स्पीच दिया था। वैसे आप ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के एर्नाकुलम में हुए बम ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमले को लेकर कहा है कि केरल में बम ब्लास्ट की मैं निंदा करता हूं। केरल बम ब्लास्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना बड़ा बयान जारी किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमास का समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केरल में हमास के समर्थन में ऑनलाइन कार्यक्रम होता है, इसको लेकर निंदा की है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। सरकार कार्यक्रम को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करती, सीधा सीधा निशाना साधा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीधा निशाना साधते हुए कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। केरल में बम ब्लास्ट की निंदा करता हूं, बड़ा बयान जारी किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। साथ ही कहा है हमास का समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी। केरल में हमास के समर्थन में ऑनलाइन कार्यक्रमों में होता है ऐसा, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने अपना बयान जारी करते हुए सीधा आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर। साथ ही सरकार को कार्यक्रमों को लेकर कोई कार्यवाही नहीं करती है। ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केरल हमले को लेकर अपना बयान जारी किया है। बम ब्लास्ट की निंदा करता हूं, साथ ही कांग्रेस पार्टी कार्यक्रमों को लेकर कोई तैयारी नहीं करती है। साथ ही कहा है कि हमास का समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी। केरल हमले को लेकर निंदा की है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, सीधा कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया है। कहा है सरकार कार्यक्रम को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करती है। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। वहीं राजस्थान में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया राजस्थान में आज से शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नामांकन का आज आखिरी दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नामांकन का आज आखिरी दिन है। तो वहीं राजस्थान में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे फॉर्म। राजस्थान से जुड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, जहाँ 6 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रत्याशियों को 9 नवंबर तक नाम वापस लेने का मौका भी यहाँ मिल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नामांकन का आज आखिरी दिन है। साथ ही राजस्थान में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छह अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे फॉर्म। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में आज से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी प्रक्रिया। प्रत्याशियों को 9 नवंबर तक नाम वापस लेने का मौका भी मिल रहा है। आज से
चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया फिर से वर्ल्ड कप में आने वाली है। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, इंडिया अपना परचम लहराने वाली है वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में इंडिया फिर नंबर 1 पर, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, इंडिया फिर से नंबर 1 पर है वर्ल्ड कप में। छठी जीत के बाद 12 पॉइंट्स। फिर से एक बार इंडिया आपको जीतती हुई नजर आएगी। इंग्लैंड को 100 रन से हराया है। वर्ल्ड कप में इस बार इंडिया फिर से अपना परचम लहराने वाली है। इंग्लैंड को 100 रन से हराया। भारत के सेमीफाइनल खेलने का रास्ता बस साफ हो चुका है। वर्ल्ड कप में इंडिया फिर नंबर 1। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां टीम इंडिया फिर से नंबर 1 पर बनी हुई है। छठी जीत के बाद 12 पॉइंट्स। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। थानागाजी का रहने वाला दिलीप सिंह मेघवाल पर्यावरण को बचाने के लिए 18 राज्य और 3 केंद्र प्रशासित प्रदेशों की साइकिल के द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिलीप ने बताया कि जहां कहीं जाते हैं पेड़ जरूर लगाते हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। कई बार रास्ते में उनके साथ लूटपाट भी की गई, लेकिन उनका हौसला ज्यों का त्यों बना हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार और प्रशासन ने किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिला है, साथ ही लेकिन वो ऐसे ही अपना सफर जारी रखेंगे। रहने और खाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि जो लोग डोनेशन देते हैं उससे अपना गुजारा हो जाता है। देखिए गुरमेज राणा की विशेष कवरेज। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। अक्सर बहुत सी कहानियां, बहुत से किस्से आप लोगों को नवतेज टीवी दिखाता रहता है, चाहे वो पहाड़ी इलाकों में मंदिर हो, चाहे वो रेगिस्तान के अंदर। ऐसी ही एक कहानी आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, एक स्टोरी बताने जा रहे हैं, बल्कि इससे कुछ सीख भी मिलेगी। एक ऐसा युवक जिसकी उम्र कम है, लेकिन साइकिलिंग के दौरान 40,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है और प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक गांव में इसके साथ साथ में वृक्षारोपण भी कर रहा है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। क्या है इसका मोटिव, सीधे तौर पर जुड़ेंगे। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम दिलीप कुमार मेघवाल है जी। मेघवाल, कब से आपने ये यात्रा शुरू की? जी मैंने 11 मार्च से स्टार्ट किया था 2023 में ही। तो आपका मोटिव क्या है इसमें? मेरा पर्यावरण को लेके है पूरा, मतलब जिस तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है, मेन उद्देश्य है मेरा प्लांटिंग को लेके कि प्लांटिंग करना ज़रूरी है, और यही सिखाता हुआ मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। और अभी तक मैंने 8,697 पेड़ लगा चुका राइड के दौरान, इसी राइड पे। तो ये आपको मन में कैसे आया, किससे प्रभावित हुए? सर देखो, मेरे पापा ने शुरू से पेड़ों के बारे में बहुत सिखाया है, बहुत लगाते हैं, हम शुरू से ही लगाते हैं। और जिस तरीके से अभी जंगल कट रहा है, पेड़ काट रहे जा रहे हैं, तो वो देख के ना मन को अजीब सा होता है। शांति नहीं मिली तो निकल पड़े साइकिल लेके कि चलो कुछ तो सिखाएं। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं थानागाजी में एक छोटा सा गांव है तालवृक्ष, वहीं से हूँ मैं। तो आजकल के युवा पढ़ाई में जा रहे हैं, आगे शिक्षा में जा रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप जो है सिर्फ राइडिंग कर रहे हो। जी सर, राइडिंग में भी फ्यूचर है, ऐसी बात नहीं है राइडिंग में फ्यूचर नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने भी बीएससी किया है एग्रीकल्चर से, एजुकेशन मैंने भी किया है। और अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो एजुकेशन किस काम की रहेगी, मेन चीज़ तो ये है। सरकार की तरफ से आपको कोई सहयोग मिला? जी नहीं, अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। गया था अभी डीएम सर से मिलने, लेकिन डीएम सर ऑफिस में नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे या मीटिंग पे, कहीं पे भी बिजी होंगे। तो कल फिर से आऊँगा मैं इधर डीएम से मिलने। तो जब आप कितने अभी स्टेट की आप राइड कर चुके हो? अभी तक मेरा 18 स्टेट हो गया और 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कई बार आप जाते हो किसी अलग अलग स्टेट में, तो आपको कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है? जी बहुत ज़्यादा होती हैं, प्रॉब्लम हर स्टेट में आती है। कैसे, क्या कोई मुख्य कठिनाई क्या पे? अभी हाल की बात करें तो मेरे ऊपर अटैक करके अलीगढ़ के आसपास मेरा कैमरा, मतलब टोटल सामान छीन लिया गया था। और ऐसा ही एक बार आंध्रा में हुआ था, जहाँ पे मैं सोया हुआ था, वहाँ से सारा सामान चोरी हो गया था। तो ऐसे आते रहते हैं, सामान चोरी होता रहता है, चलते रहते हैं हम लोग। तो आपके साहस को ठेस नहीं पहुंचती इससे? मन में आता नहीं कि यार मैं किसके कर रहा हूँ, लेकिन लोग परेशान कर रहे हैं? कभी कभी लगता है कि यार सब छोड़ के चला जाए, लेकिन जो लोगों में विश्वास बना है मेरे प्रति, लोगों ने हेल्प की है,
तो फिर लगता है कि यार उनका विश्वास तोड़ना गलत होगा, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। देखिए, मेघवाल जी के जज्बे को सलाम है, जो इतने किलोमीटर दूर जाकर भी पर्यावरण को बचा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। ऐसे जो गुंडा मवाली होते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि अलीगढ़ में इनके साथ में लूट-पाट हो गई, इनका कैमरा, इनका मोबाइल भी देखिए, इनका भी मोबाइल दिखाएंगे, वो भी इनका मोबाइल भी टूटा हुआ है, देखिए। इससे ये लोकेशन लगाकर चलते हैं। तो दोस्तों, इनकी मदद कीजिए। आप देख सकते हैं इनके QR स्कैनर कोड भी लिखे हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं ऑल इंडिया ट्रैवलिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ सेव एनवायरनमेंट के लिए ये राइड कर रहे हैं, पर्सनल के लिए नहीं। इनमें इनका खुद का कोई भी स्वार्थ नहीं है। आप इनका सामान देख सकते हैं पीछे, एक बार कैमरा पर्सन मैं चाहूँगा दिखा दीजिए। ये देखिए ज़रा, ये भारत का तिरंगा झंडा भी इन्होंने लगाया हुआ है, और ये सामान देखिए कैसे गुजारा होता होगा राइड पे। खुद का टेंट लगाते हैं, ये देखिए, ये खुद का टेंट लगाकर चलते हैं, खुद का जो कपड़े हैं सारे। एक साइकिल पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, टूल है टोटल साइकिलिंग का, कहीं पे भी अगर इसको प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको जो सुधार करते हैं। मैं चाहूँगा आप लोगों से, आप लोग ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर चुनाव चल रहा है, चुनाव में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाएंगे, पानी की तरह बहाए जाएंगे, खाने पीने शराब पैसा बांटा जाएगा। ये देख लिया हमने, कई ऐसे स्थानों पर भी हो रहा, भी शुरू हो चुका है। वो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों की मदद कोई नहीं करना चाहता, तो कृपया आप आगे आइए, अपना हाथ बढ़ाइए और इनकी मदद कीजिए, ताकि ये अपने राइड जारी रख सके। इनका मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा, और आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इन्हें फ़ोन करके इनका हौसला अफजाई भी कीजिए, डोनेशन भी दीजिए, ताकि ये अपनी यात्रा लगातार जारी रख सके और पर्यावरण के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं उसमें ये सफल हो सके। तो फिलहाल क्या कहना चाहेंगे जनता को? हमारे देश की जनता देख रही है आप लोगों को। सर, जनता से एक ही बात कहूँगा कि पेड़ काटना बंद कर दें, और साथ ही प्लांटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा करें, पेड़ लगाना शुरू कर दें। क्योंकि आने वाले, अगर पिछले 10 सालों की बात करें और अभी की बात करें, तो पेड़ 30% कम हुए हैं, और आने वाले 50 साल में पूरा ख़त्म हो जाएगा जिस तरीके से अभी कटाई हो रही है। तो कम से कम एक पेड़ तो लगाए साल में। प्रतिदिन की कितनी राइड हो जाती है आपकी? मेरा पर डे का एवरेज 100 किलोमीटर का होता है, हाईएस्ट मैंने 183 किलोमीटर किया है। सैल्यूट है ऐसे युवाओं को जो पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहे नवतेज टीवी। प्रदेश भाजपा में बड़े पैमाने पर दूसरे दलों से लोगों का आना जारी है। सबसे बड़ा झटका भाजपा ने कांग्रेस को दिया है, जहां कांग्रेस के कई दिग्गज चेहरों ने कांग्रेस छोड़े बीजेपी का दामन थामा है, जैसे ज्योति मिर्धा, सुरेश मिश्रा, ज्योति खंडेलवाल आदि भाजपा में शामिल हुए हैं। इससे मुद्दे पर और आने वाले चुनाव में क्या कुछ रहेगी बीजेपी की रणनीति, नवतेज टीवी ने बात की बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नारायण पंचारिया से। के बहुत ही हम कह सकते हैं कि मुहाने पर हम आ गए हैं, और दल बदल का खेल भी यहाँ पर चालू है। कल भाजपा में भी बड़े पैमाने पर लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी थी। हमारे साथ में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नारायण पंचारिया जी मौजूद है। सर, बड़े पैमाने पर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कि कैसे देखते हैं? देखिए, इससे ये तो स्पष्ट है कि आम जन में और तो और विपक्ष में भी घबराहट सी होनी शुरू लग गई कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अब रही बात ज्वाइनिंग की, तो मेरी स्पष्ट मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो विश्वास रखता है, जिसके मन मस्तिष्क में पहले मेरा ये देश इस भावना के साथ और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों से जो प्रसन्न करते हैं, वो भाजपा में आना चाहते हैं, बिना शर्त आना चाहते हैं। आपने देखा होगा कल बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न दलों से छोड़ करके और भाजपा में ज्वाइन किया। ज्वाइन सामान्य नहीं, बड़े पदाधिकारी, बहुत चुनाव लड़े हुए और जिन पर जनता का भरोसा है, ऐसे लोग आए। इसका अर्थ क्या है? जितना आधार उनके पास जनता का है, उस जनता के मन के अंदर है, वो जनता के भय से भी और खुद की इच्छा से भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। निश्चित मान के चलो 2023 का विधानसभा चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है।
सर इसी में से एक सवाल ये भी निकलता है, जैसे अभी आपने भी कहा कि एक प्रचंड बहुमत उन लोगों के साथ भी है जिसका वो सम्मान करते हुए जो पार्टी उनकी बात नहीं कर रही वो उस पार्टी को छोड़ के आपकी पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी बनता है कि जितने लोग भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं भले ही 1-2% ही सही, लेकिन टिकट की लालसा तो है ही। ऐसे में पहले से आप लोग विरोध झेल रहे हैं तो और आगे विरोध की संभावना नहीं रही? देखिए कोई तरह का विरोध भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं आपको आज कह सकता हूँ, जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि भाजपा के अंदर ठीक है और थोड़ा मत का भेद है, मन का भेद बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जो आज थोड़ा बहुत नाराजगी दिख रही वो दूर हमने कर दी है। कोई मुश्किल से 2, 4, 5 होंगे, वो भी समाप्त होगी और सारे मिलकर के कमल खिलाएंगे। सबके मन में एक ही है कि राजस्थान में और सुशासन आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन आना चाहिए। अरे भाई, जिन लोगों ने इस पेड़ को वटवृक्ष की भांति सींचा है, बड़ा किया है, सारे लोग एक साथ मिलकर के और कांग्रेस के कुशासन को हटाएंगे और सुशासन लाएंगे। विधि प्रकोष्ठ की चुनावी निर्देशिका का आज विमोचन हुआ है, उसके बारे में बताएं। देखिए, समय समय पर चुनाव आयोग द्वारा कई प्रकार के और नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ही कानून की पालना करती है, चुनाव आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना हम लोग करते हैं। तो हमने प्रदेश में, जिले में और नीचे जाकर के बूथ तक का कानूनी कार्य जो काम हमें करने हैं और जो नहीं करने हैं वो सारी बातें लिख करके, और विधि की भी है, चुनाव आयोग की है, ऐसी 135 पृष्ठ की एक पुस्तिका अच्छी भाषा में, सरल भाषा में नीचे तक भेजी है ताकि हम पालना कर भी सके और विपक्ष से करवा भी सके। इसलिए हमने ऐसी पत्रिका का विमोचन किया जिसके अंदर विधि और चुनाव आयोग के सारे नियम, रूल्स, रेगुलेशन सारे हैं। चुनाव प्रबंधन समिति आप संभाल रहे हैं, सभी को इंतजार है भाजपा की तीसरी सूची का। बहुत जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के शेष बचे 76 जो हमारे उम्मीदवारों की घोषणा होनी है, उस पर पार्टी ने प्रदेश स्तर पर एक्सरसाइज कर ली है और जैसे ही हमारी और केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी पार्लियामेंट बोर्ड की, उस समय निर्णय हो जाएगा, अति शीघ्र होगा। तो हमारे साथ नारायण पंचारिया जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका बीजेपी के अंदर विश्वास बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से वो कहीं ना कहीं सहमत हैं और उनको उनकी पार्टी में जगह नहीं मिल रही। उनका जो हम कह सकते हैं कि उनका जो जनमत है, जो उनके साथ में चलने वाले जो लोग हैं, उनकी बातें अनसुनी कहीं हो रही हैं कहीं ना कहीं, इसी वजह से वो तमाम लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और आज हम कह सकते हैं कि विधि प्रकोष्ठ की चुनाव निर्देशिका का भी आज विमोचन किया गया है। उसके बारे में भी नारायण पंचारिया साहब का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं, हम हर चुनाव में उसकी एक पुस्तिका हम बनाते हैं और न सिर्फ हम उसकी पालना करते हैं बल्कि जो भी हमारे विरोध में है या जो जनता है उनसे भी हम उसकी पालना करवाते हैं। तीसरी सूची जो कि अब 76 लोगों की बाकी रह गई है, उसके बारे में पंचारिया साहब का कहना है कि प्रदेश चुनाव समिति और केंद्रीय चुनाव समिति की एक समन्वय बैठक एक होनी बाकी है। उस बैठक के बाद में बहुत जल्द तीसरी सूची 76 उम्मीदवारों की जल्द ही घोषित की जाएगी। अलवर में बदमाशों ने फायरिंग कर होटल मालिक से 50 लाख की रंगदारी मांगी। बता दें कि चोरों ने 3 राउंड फायरिंग करी। साथ ही मौके पर अफरा तफरी मचने से गार्ड को चोटें आई। चोर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। फायरिंग की सूचना लगते ही अलवर पुलिस ने शहर में नाकेबंदी करवाई ताकि बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अलवर शहर में दिन दिहाड़े रंगदारी मांगी जाती है, होटल मालिक को धमकी दी जाती है और शरेआम गोलियां चलाई जाती हैं। जैसे ही एक गाड़ी रुकती है उसमें से 2 युवक निकलते हैं, हाथों में पिस्तौल लहराते हुए आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां की बौछार कर देते हैं। इसके पश्चात में होटल के गार्ड को बंदूक से मारा जाता है और उसे एक स्लिप दी जाती है, पर्ची दी जाती है जिसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जाती है। पुलिस प्रशासन काम कर रही है लेकिन ढीली कार्रवाई देखने को मिल रही है पुलिस प्रशासन की। अभी भी होटल का मालिक सख्ती में है। फिलहाल आप जो पीछे होटल देख रहे हैं, यहाँ पर उन बदमाशों के द्वारा गोलियां चलाई गई, रंगदारी मांगी गई। तो परचेज मैनेजर है इस होटल की, उनसे बातचीत करेंगे। कब का क्या हुआ, कब का मामला है? ये शनिवार रात का मामला 8:15 बजे। 2 लोग आए, गाड़ी में से उतरे और गेट पर फायरिंग करने लगे लगातार। 3 फायरिंग करी। एक हमारे होटल का 4 करोड़ रुपये का
उसको भी उन्होंने लात मारी और धमकी दी कि अपने मालिक को ही पर्ची दे दो। फिर उसने पर्ची मिली, वो भाग गया। भागने के बाद गार्ड साहब को, हमारे गार्ड साहब को मारा है और उनको पर्ची दे के मांगे कि अपने मालिक को दे दें। मालिक का क्या नाम है? मालिक का हमारा राहुल घोड़ा जी है। कोई किसी के साथ में जाति दुश्मनी रही? तो उसके पश्चात में तुरंत आपने पुलिस को फ़ोन किया? तुरंत फ़ोन किया, तुरंत पुलिस आ गई थी और गार्ड साहब को हॉस्पिटल ले गए, पट्टी वट्टी करवाई और मैंने संभाला। फिर तो उसके पश्चात में पुलिस ने गार्ड भी लगाए गए थे, लेकिन आज गार्ड भी नहीं है। आज गार्ड आए नहीं है अभी तक। कल तो 8:30 बजे के करीब आ गए थे, लेकिन अभी तक कोई पुलिस का आदमी हमारे आए नहीं। चलिए, यहाँ पर गार्ड लगाए गए थे लेकिन पुलिस का कोई भी गार्ड यहाँ पर नहीं पहुँचा अभी तक। तो इसके विषय में अलवर एसपी से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह इस मामले को देखते हैं, क्या कुछ हैंडल करते हैं, क्या कोई दर्द दबोचा गया या नहीं दबोचा गया, क्योंकि अभी भी जो है मालिक सख्ती में है। इसे बता दें कि डर का माहौल बना हुआ है कर्मचारियों के अंदर। आपका क्या है? गिरिराज है, तो पूरा मामला क्या हुआ? वो सर पहले तो टहल को सर्किल की तरफ से गाड़ी लेके आए थे 2 जने, फिर उन्होंने सीधी पार्किंग में गाड़ी लगाई। पार्किंग में लगाने के बाद में मैंने उनसे बोला सर गाड़ी साइड में लगा, इधर दिखाइए। फिर उन्होंने गाड़ी दिखा दीजिए। गाड़ी साइड में नहीं लगाई। फिर मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहने के बाद में दोबारा मेरे गाड़ी दोबारा उनके पास गया, गाड़ी साइड में, फिर उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई दूसरी तरफ। फिर वो 2 जने गाड़ी के अंदर बैठे, उनका शीशा आ रहे थे। उसके 15 मिनट बाद में वो गाड़ी में से नीचे उतरने के बाद में एक के ऊपर हेलमेट था और एक के ऊपर टैग थी, सारे टोपी। वो गाड़ी के गेट के पास में खड़े रहे, कम से कम 15 मिनट खड़े रहे और मैं साइड में दूसरी गाड़ी के कमर लगा के खड़ा था और वो आपस में बातें कर रहे थे। वहाँ से फिर दोनों के दोनों होटल की तरफ आए। आने के बाद में उन्होंने हमारे चाट वाला है उसके साथ बात मारी। कितनी गोलियाँ चली? 1 गोली की आवाज़ आई शुरू में। फिर बाद में उन्होंने गेट की तरफ ताबड़तोड़ 10-5 गोलियाँ चलाई, इतना मेरे को पता है। फिर वो वापस आए, वापस आके मेरे को एक कागज़ हाथ में थमा दिया, मेरे सर में जोर से उसकी मार ट्राई कर, दोनों के हाथ में लाई। ये हुआ था सर मेरे सामने। फिर मैंने उस सर पकड़ के खून निकले, खून निकलने के बाद इतना और वो बहुत शरेआम गुंडागर्दी का माहौल देखने को मिल रहा है अलवर शहर के अंदर। चुनाव नज़दीक है, 25 नवंबर को चुनाव है, लेकिन ऐसी घटनाएं चोरी की, डकैती की लगातार हो रही हैं अलवर के अंदर। पुलिस प्रशासन की किस तरह की कार्रवाई रहती है आपको फिर से बता दें कि आप सामने जो देख रहे हैं ओल्ड राव होटल है ये, और यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई जाती हैं। CCTV फुटेज में सब कुछ आ गया है, लेकिन बदमाशों के चेहरे नज़र पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहे। तो फिलहाल 50 लाख की रंगदारी का मामला है अलवर में। ओल्ड राव होटल के मालिक से, राहुल नाम है मालिक का, तो बताया पूरी घटना। सिक्योरिटी गार्ड ने किस तरीके के साथ में उन्होंने गाड़ी रोकी और उसके बाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, पहले घूमते रहे। ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदात कहीं पे भी हो सकती है, तो सजग रहिए। आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई संदिग्ध है तो तुरंत पुलिस को फ़ोन कीजिए ताकि किसी के जीवन को बचाया जा सके। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहे नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।